विधानसभा चायल में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। वहाँ लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेट्रो सिटी में फोर्थ क्लास की नौकरी करने के लिए बेबस हो जाते हैं। अगर आप मेट्रो सिटी में जाते हैं तो गार्ड और वेटर के रूप में हमारे यहाँ के युवा पढ़े लिखे जाके कहीं ना कहीं नौकरी करने के लिए विवश होते हैं। देखिए, युवाओं को अपने घर में अपने क्षेत्र में रोजगार मिले, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप पैदा हो, कृषि की लागत कम हो, किसानों की स्थिति में सुधार हो, उनका सशक्तिकरण हो, उनकी आय बढ़े और कृषि आधारित उद्योगों की एक अच्छी श्रृंखला बना के क्लस्टर वाइज चायल का समुचित विकास किया जा सकता है। नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जो देश में प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करता है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ कौशाम्बी जिला के चायल विधानसभा के बसपा उम्मीदवार अतुल द्विवेदी जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत कर जानेंगे उनके राजनीतिक सफर के बारे में, क्या रोड मैप लेकर वो 2022 के विधानसभा चुनाव में चायल विधानसभा के लिए उतरे हैं। उनसे हम बातचीत कर जानेंगे कि चायल का विकास वो कैसे करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा के मंच पे। धन्यवाद भाई साहब। सर, सबसे पहले आपके राजनीतिक सफर की बात करता हूँ। सर, आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से की? समाज सेवा के रूप में हमने समाज में अपनी अवसर को कार्य करना शुरू किया और आगे चलकर जैसे ही कि ये हुआ कि राजनीति लोगों को बेहतरी करने का अवसर है और बेहतरी आप वहाँ कर सकते हैं जहाँ आवश्यकता है। तो जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई है कि समाज में सबसे निचले आदमी तक विकास की धारा कैसे पहुँचे, तो उस अवसर को देखते ही हमने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की और अपने पैतृक क्षेत्र विधानसभा चायल से हमने विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश की है और जनता के पास अपने विचार को लेके जा रहे हैं। सर, 2022 चुनाव में सभी पार्टियां अपने आप को दावेदार बता रही हैं। हमने आपके चायल विधानसभा में काफ़ी दिन जायजा लिया कि क्या कमी रह गई है इस विकास में। सर, आप अगर कभी भी अगले चुनाव में आते हैं तो आपका रोड मैप क्या होगा चायल के लिए? आप कैसे विकास करेंगे? मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि विधानसभा चायल द्वाबा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसको द्वाबा बोलते हैं। एक तरफ से गंगा जी हैं, दूसरी तरफ से यमुना जी हैं और यहाँ पर 70 से 80% आबादी कृषि पे आधारित है। इनके आय का मूल स्रोत कृषि है और कृषि को जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे और वहाँ का नौजवान बेरोजगार है तो वहाँ पे हमारा दृष्टि ये है कि कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हो जिससे किसानों के उत्पाद का उचित मूल्य मिले और कृषि आधारित उद्योगों में नौजवानों को नौकरी मिले। इस विजन को लेके हम चायल में लोगों के पास जा रहे हैं। सर, जब हमारी टीम आपकी ग्राउंड सर्वे कर रही थी चायल विधानसभा की, तो हमने देखा कि काफ़ी अभी सड़कें वहाँ पे टूटी फूटी है। काफ़ी सारे गांव हमें मिले जो कि काफ़ी पिछड़े दिखे, जहाँ पे रोड की व्यवस्था भी नहीं है। उसको आप किस तरीके से टैकल करेंगे? आपके चैनल के माध्यम से ये हम बताना चाह रहे हैं कि विधानसभा चायल की आज की परिस्थिति ये है कि आपको अच्छी शिक्षा लेनी है तो बाहर जाइए, अच्छा स्वास्थ्य लेना है तो बाहर जाइए, रोजगार लेना है तो बाहर जाइए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में संपर्क मार्गों की स्थिति बहुत खराब है और दो नदियों के बीच होने की वजह से अगर दृष्टि गई होती वहाँ के जनप्रतिनिधियों से तो यमुना नदियों से, गंगा नदी से माइनर निकाल के किसानी में, खेती में, कृषि की लागत, सिंचाई लागत को जीरो कर सकते हैं। तो हम लोगों का ये विज़न है कि वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, प्राथमिक शिक्षा के लिए उचित संसाधन हो, प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए उचित संसाधन हो और क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, क्वालिटी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। इस दृष्टि को लेकर हम लोग वहाँ लोगों के पास जा रहे हैं। सर, आप शिक्षा की बात कर रहे थे। हम एक सैयद सरावा एक गांव है, आपको पता होगा सर। वहाँ स्कूल जो है वो 4 लाइन जो रेलवे ट्रैक है उस साइड है और काफ़ी सारे आबादी इस साइड भी रहते हैं। बच्चे क्रॉस करते हैं। हम वहाँ पे गए, लोगों ने काफ़ी बताया कि इस विधायक से हम बहुत परेशान हैं, इन्होंने ये काम नहीं किया है। तो क्या आप सरकार में आने के बाद जब आप जीतते हैं तो सबसे पहले शिक्षा को देखते हुए उस पुल का निर्माण करवाएंगे? लोग काफ़ी त्रस्त हैं सर उससे। जैसा कि केंद्र की सरकार है, रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा ये कहा गया है कि एक निश्चित समय अवधि में हम फाटक विहीन करने वाले हैं रेलवे को, तो अंडरपास की वहाँ की प्राथमिकता को उचित माध्यम से उठाकर और समय का तत्काल निराकरण कराया जाएगा। सर, रोजगार की क्या स्थिति है अभी वर्तमान प्रदेश में और चायल विधानसभा के जितने युवा हैं उनको रोजगार दिलाने की आपकी कैसी कोशिश रहेगी? आपको हमने बताया कि विधानसभा चायल में
बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, वहाँ लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेट्रो सिटी में 4th क्लास की नौकरी करने के लिए बेबस हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर आप मेट्रो सिटी में जाते हैं तो गार्ड और वेटर के रूप में हमारे यहाँ के युवा पढ़े लिखे जाके कहीं न कहीं नौकरी करने के लिए विवश होते हैं। तो हमने वो दृष्टि विज़न ये बताया कि हमारे क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करना, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप युवाओं में पैदा करना और अपने क्षेत्र में एक उद्योग स्थापित करना, हर सेगमेंट वाइज बांट के क्लस्टर वाइज की कहीं पे जिस कृषि उत्पाद की उत्पादन क्षमता है उस एरिया में उस कृषि आधारित उत्पाद का उद्योग लगा के उनको समायोजित कराया जाएगा और उनको एक ग्लोबल स्तर का मार्केट दिया जाएगा। सर, कृषि की बात हो रही है, चायल विधानसभा या पूरा प्रदेश की जनता एक चीज से त्रस्त है, वो है आवारा पशु। आवारा पशुओं को किस तरीके से आप फसल बचाने के लिए क्या करिएगा कि मतलब फसल बचे, किसानों की लागत बच सके? देखिए कि जैसा कि वर्तमान सरकार की इच्छा थी कि हम गौवंश का संरक्षण करेंगे, उसके नाते गौवंशों के लिए उन्होंने आश्रय स्थल बनाए जो कि आज भ्रष्टाचार का केंद्र बन गए हैं। उनके लिए जो भी रख रखाव की व्यवस्था के लिए पैसे दिए जा रहे हैं उसका बंदरबाट हो रहा है। बहन जी की सरकार आने के बाद भी जो भी ये आवारा पशुओं के लिए प्राश्रय स्थल है उनकी उचित व्यवस्था की जाएगी। वहाँ पर संसाधन होंगे तो लोग पशु अपने डालेंगे और ये आवारा पशु वहाँ संरक्षित होंगे। सर, अगर हम वर्तमान में पूरे प्रदेश की बात करें तो आप प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रदेश में रोजगार की क्या स्थिति है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वर्तमान सरकार कानून के नाम पे फेल हो गई। तो इसका मुख्य कारण ये था कि वर्तमान सरकार के जो मुखिया थे उनकी दृष्टि में कहीं ना कहीं दोष था। जो अपने लोग हैं, चाहे वो अपराधी हों या जिस प्रकार के कार्य में विलुप्त हों, उनको संरक्षण देने का काम किया, जिसकी वजह पे ग्राउंड लेवल पे दो तरह की दृष्टि प्रशासन ने बनाई और पूरी तरह से शासन प्रशासन फेल रहा है। बहन जी के शासन में आप ये मान के चलेंगे, उनके 4 साल के पूर्व शासन में शासन प्रशासन एक सख्त स्वरूप लेता है और जैसे ही बहन जी 10 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश में शपथ लेंगी, आप गुंडा माफिया, और इसके पहले आपने ये भी देखा होगा कि बहन जी ने जो गुंडों के सरदार है राजा भैया जैसे लोगों को जेल भेजने में कोताही नहीं बरती है, तो छोटे मोटे गुंडे तो तुरंत प्रदेश छोड़ देते हैं। सर, जब हम पूरे प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज, कौशाम्बी, पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे थे, तब एक चीज हमने देखा कि जो पिछड़ी गांव है वहाँ पे महिलाओं की शिक्षा दर अभी भी कम है। महिलाएं अभी भी अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे मानती है। आप कैसे उस चीज को फेस करेंगे और महिलाओं को कैसे आगे मोटिवेट करेंगे कि वो शिक्षा में हमारे देश में एक अहम योगदान निभा सके? देखिए, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को जहां रोजगार दिया जाएगा और जब वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और किसी प्रकार के कार्य में लगेंगी तो आने वाले अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो प्रेरित करेंगी। तो जब हम अगर विधानसभा चायल में स्वयं सहायता समूह का महिलाओं का हर गांव में एक समूह खड़ा कर लेंगे तो उनके माध्यम से महिला शिक्षा पे हम जोर दे सकते हैं, महिलाओं के बौद्धिक विकास के लिए जोर दे सकते हैं और इस माध्यम से हम इस बात को आगे ले जाएंगे कि ये दर बढ़े। सर, जब हम हर जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो लोगों का एक शिकायत सबसे सुन रहे हैं कि सरकारी योजनाएं केंद्र से तो पास होती है, आती है स्टेट तक, उसके बाद उस योजनाओं का लाभ हमें नहीं मिलता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो किसान सम्मान निधि के पैसे हो गए या फिर आवास हो गए, उस चीज को वो अपने प्रतिनिधि के पास जाते भी हैं तो बोलते प्रतिनिधि कोई सुनवाई नहीं करते। इस पे आपका क्या राय है? देखिए कि जैसे सरकारी योजनाएं होती हैं तो जो वर्तमान में सरकार होती है उनकी बाप की बकौती नहीं है। जो आम आदमी के टैक्स से कलेक्शन से धन आता है वही पैसे अपने खर्च काटने के बाद वो आम आदमी को देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने अपने पराये का दोष लगा के कि ये व्यक्ति हमारा है, ये दूसरा है करके जो लोग पात्र नहीं है उनको वो चीज़ें दिला देते हैं और अपात्रों को वो चीज़ें मिल जाती हैं और पात्र लोगों को नहीं मिल पाती है। तो ये जो वर्तमान जनप्रतिनिधि होती हैं उन्हीं के कारण ये भ्रष्टाचार व्याप्त है और ये अब सुविधाएं हो रही हैं। अच्छा सर, चायल विधानसभा के लिए सबसे प्रमुख बातें और मुद्दे आपके क्या होंगे? इस बार आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव होता है? देखिए, युवाओं को अपने घर में अपने क्षेत्र में रोजगार मिले, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप पैदा हो, कृषि की लागत कम हो, किसानों की स्थिति में सुधार हो, उनका सशक्तिकरण हो, उनकी आय बढ़े और कृषि आधारित उद्योगों की एक अच्छी श्रृंखला बना के क्लस्टर वाइज चायल का समुचित विकास किया जा सकता है। सर, हम आगामी चुनाव की बात करते हैं तो काफ़ी सारे पार्टियां हैं जो अपने आप को बोलती हैं कि हम जमीन आधारित मुद्दों पे राजनीति करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव आता है तो हम देखते हैं कि वो मुद्दे कहीं गायब होके धर्म, जाति विशेष, मंदिर, मस्जिद की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आप वोटर को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप वोट करें तो आप मुद्दों को देख के वोट करें? देखिए कि आज़ादी के बाद हमारा देश
बहुत सी मान्यताओं और बहुत सी सामाजिक भिन्नताओं में व्यक्त था। बाबा साहब ने बड़ी मेहनत करके एक ऐसा संविधान लाया कि जो सर्व समाज के हित को लेकर आगे बढ़ सकता था, लेकिन कहीं न कहीं सरकारों की प्रतिबद्धता में कमी थी कि वो संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। वर्तमान में हमें खुद और हम युवाओं को, जनता को ये कहना चाहेंगे कि आप राजनीतिक रूप से खुद जागरूक हुए। जब तक आपके अंदर राजनीतिक जागरूकता नहीं आती कि आपके चुनाव में खुद के सरोकार क्या होने चाहिए, चाहे हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे हमारी रोजगार के लिए हमारी व्यवस्था हो, ये हमारे मुद्दे होने चाहिए। जब आम जनता इस बात पे लोगों का वैल्यूएशन करके वोटिंग करेगी तो ज़रूर सभी राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में ये चीज़ महत्वपूर्ण रूप से आएगा। सर, आज आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जब युवा राजनीतिक कैरियर की तरफ आगे बढ़ते हैं या फिर राजनीति को समझने लगते हैं तो उन पे यूएपीए और देशद्रोह जैसे आरोप लगा दिए जाते हैं, तो युवा कहीं ना कहीं डर के अपने आप को पीछे रख लेते हैं। देखिए, विगत सालों में जो सरकारें आई, कहीं ना कहीं उन्होंने लोकतांत्रिक विचारधाराओं का सम्मान करना बंद किया है कि जो विरोधी हैं उनको राष्ट्रद्रोही कहने का जो कार्य करना शुरू कर दिया है, जिससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने की परिपाटी चली हुई है। युवाओं को हम यही कहना चाहते हैं कि आपका देश एक लोकतांत्रिक देश है और उसकी व्यवस्था एक राजनीतिक प्रक्रिया से चलती है। तो जब भी कभी लोकतंत्र में चुनाव आता है तो आपको अवसर होता है कि अपनी सहभागिता को बढ़ाइए, लोकतंत्र को मजबूत करिए और एक अच्छे राजनीतिक विषय को लेके, अपने सरोकार को लेके वोटिंग करिए। उसके बाद उस पर टीका टिप्पणी करना और भाग ना लेना, ये हमारे समाज की जो सबसे बड़ी कमी है उसको मिटा के जब भी अवसर मिले लोकतंत्र में, जो गलत है किसी भी रूप में है उसको हटाने के लिए काम करिए। जो भी अच्छे लोग हैं उनके साथ लग के उनको अपना योगदान दीजिए, तभी राजनीति में एक सकारात्मक बदलाव हो सकता है। सर, तो क्या लगता है इस बार चायल विधानसभा की जनता आप पर और प्रदेश की जनता बीएसपी पर कितना प्यार निभाने वाली? देखिए, विधानसभा चायल की स्थिति तो ये हो गई है कि जो अन्य पार्टियां थीं, जैसे समाजवादी पार्टी ने आयातित कैंडिडेट वहां उतार दिया, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का अपमान किया, वहां की जनता का अपमान किया। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने अपना दल से एक आयातित प्रत्याशी दिया है। तो चायल में आज ये हो गई है कि बाहरियों को कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पर्यटन करने आए हुए हैं उनको किसी प्रकार से समर्थन नहीं देना है, जो चायल का है उसी को समर्थन देना है। तो इस प्रकार बहुजन समाज पार्टी को वहाँ सर्वजन हिताय के तहत सर्व समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आईपीआई के साथ अपना समय व्यतीत किया। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ अतुल द्विवेदी जी, जो चायल विधानसभा से बसपा के उम्मीदवार हैं। उन्होंने बताया कि वो कैसे चायल के विकास में परियोजनाएं लाएंगे, युवाओं को कैसे रोजगार की तरफ ले जाएंगे और कृषि क्षेत्र पे खास करके फोकस किया कि कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने का उनका कैसा रोड मैप रहेगा। ऐसे ही आप आईपा के साथ बने रहिए और बाकी सारे अपडेट्स के लिए आईपा के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।